Morning friends, how are you? And I am presenting today a topic before you named the indemnity and guarantee, which is a very important topic for examination and for day-to-day life also. And I discussed you a topic called the agency, which is a very long topic I discussed with you. And if I talk about the today's topic, then this topic is also a bit long as compared to the other chapters related to the Contract Act. So I just want to tell you that I'm going to divide this topic into two parts. Okay, the first part covered from section 124 to section 140, and the next part will cover section 141 to section 147. Okay, so by performing this procedure, I'm going to complete this topic. So just proceed with the topic without wasting any much time. So इंडेमिनिटी की अगर हम बात करते हैं कि इंडेमिनिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इंडेमिनिटी क्या होती है। तो इंडेमिनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के लॉस को कवर करने के लिए राज़ी हो जाता है, मतलब वो उसके लॉस को गुड करने के लिए राज़ी हो जाता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ लॉस होता है तो मैं उसे इंडेमनीफाई करूँगा, मैं उसे कवर करूँगा। ओके, मतलब तुम्हें मैं लॉस नहीं होने दूंगा, अगर होता है तो मैं उसको कवर कर लूँगा। तो इसे कहते हैं इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इंडेमनिटी अलग होती है, गारंटी अलग होती है। इंडेमनिटी के बारे में मेरा सेक्शन 124 में जो बताया गया है, वो बताया गया कि इंडेमनिटी में सबसे पहले तो हमें ये आवश्यकता है कि इंडेमनिटी में पार्टी क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी पार्टी होती हैं। तो इंडेमनिटी में एक आपका फर्स्ट पार्टी होती है, वो होती है इंडेमनीफायर, जो कि प्रॉमिस करता है लॉस को कवर करने के लिए, और जिससे प्रॉमिस करता है उसको हम कहते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इट मीन्स इसमें दो पार्टी होती हैं। पहला होता है आपका इंडेमनीफायर, सेकंड होता है इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे सेक्शन 124 में आपका जो इंडेमनीफायर होता है वो प्रॉमिस करता है किसको, इंडेमनीफाइड को या इंडेमनिटी होल्डर को, कि अगर मेरे एक्ट से, मेरे द्वारा किए गए किसी कार्य से या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए किसी कार्य से अगर तुमको लॉस होता है, तुमको डैमेज होता है, तो मैं तुम्हें उस लॉस की भरपाई करूँगा, मैं तुम्हारे उस लॉस को गुड कर दूँगा, उस लॉस को मैं कवर कर दूँगा। ओके, तुम्हें लॉस मैं नहीं होने दूँगा। सपोज़ करिए, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अगर कोई एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी और तीसरा पर्सन है सी, मतलब ए बी सी, इसमें तीन पार्टी है। ए जो मेरा है वो है इंडेमनीफायर, बी जो मेरा है वो है इंडेमनीफाइड ऑब्लिक और इंडेमनिटी होल्डर, और सी मेरा थर्ड पार्टी है। ए यहाँ पे प्रॉमिस करता है बी से, मतलब इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर से कि अगर मेरे किसी कार्य के द्वारा, मतलब ए के किसी एक्ट के द्वारा, कार्य के द्वारा, या सी के किसी एक्ट के या कार्य के द्वारा बी को कोई लॉस या डैमेज पहुंचता है, होता है, तो ए उस लॉस के लिए लायबल होगा, वो उस लॉस को रिकवर करेगा, वो उस लॉस को गुड करेगा। तो ये मेरा सेक्शन 124 आपको एक्सप्लेन करता है। नाउ कम्स टू द सेक्शन 125। सेक्शन 125 बताता है, एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है जिसमें कि इंडेमनीफाइड ऑब्लिक इंडेमनिटी होल्डर को कोई सूट फेस करना पड़ जाता है। ओके, कोई सूट फेस करना पड़ जाता है, तो जब भी ऐसा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर ऐसे सूट को फेस करता है, किसी मुकदमे को फेस करता है, ठीक है, चाहे वो मुकदमा खुद लाए, किसके लिए, इंडेमनीफायर के लिए, या वो मुकदमा डिफेंड करे, बचाव करे अपना इंडेमनिटी फायर के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि वो उसको प्रॉमिस कर चुका है कि तुम्हें कोई भी लॉस होगा या कोई भी डैमेज होगा तो मैं उसको रिकवर करूँगा 124 में। तो सपोज़ करो यहाँ पे कोई मुकदमा आ गया, यहाँ पे कोई सूट आ गया, और इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर ने उस मुकदमे में कुछ डैमेजेस पे किए हैं, ओके, विच रिलेट्स टू द इंडेमनीफायर। उसने डैमेजेस पे किए हैं उस मुकदमे के दौरान या उस मुकदमे में। सेकंड, उसने मुकदमे को कोर्ट में फाइल करने में जो कॉस्ट आई है, एक्सपेंस आए हैं, या उस मुकदमे को डिफेंड करने में जो भी कॉस्ट या एक्सपेंसेस आए हैं,
ये सेकंड पॉइंट हो गया किसके लिए, इंडेमनीफायर के लिए। थर्ड क्या है, अगर वो कंप्रोमाइज़ करता है, कंप्रोमाइज़ करता है उस मुकदमे में, उस मुकदमे में वो क्या करता है, कंप्रोमाइज़ करता है अपनी अथॉरिटी जो कि उसको इंडेमनीफायर ने दी हुई है, उस अथॉरिटी में रहते रहते वो क्या करता है, उस मुकदमे को कंप्रोमाइज़ तक ले जाता है और अपनी अथॉरिटी के अंदर वो कंप्रोमाइज़ करता है। तो उस केस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे इन तीनों कंडीशंस में, या जो भी लॉस होंगे इंडेमनीफाइड को या इंडेमनिटी होल्डर को, वो सारे लॉसेस को कवर करेगा आपका इंडेमनीफायर। और ये इंडेमनीफाइड ऑब्लिक इंडेमनिटी होल्डर के राइट हैं, जो सेक्शन 125 में आपको मैंने 3 पॉइंट बताए हैं कि वो सारे डैमेजेस को जो पे कर रहा है, या वो जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसको एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं मुकदमा लाने में या मुकदमे को डिफेंड करने में, या जो कंप्रोमाइज़ करने में उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो तीनों पॉइंट्स इंडेमनीफायर कवर करेगा। किसके, इंडेमनीफाइड के, इंडेमनिटी होल्डर के। तो ये इंडेमनिटी होल्डर के राइट है जो मैंने आपको सेक्शन 125 में बताए हैं। नाउ सेक्शन 126 की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ गारंटी लेता है, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति की गारंटी लेता है। ओके, गारंटी किस चीज़ की लेता है, परफॉर्मेंस की गारंटी लेता है और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज की गारंटी लेता है। मतलब या तो वो व्यक्ति परफॉर्मेंस करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, या वो व्यक्ति जो लाइबिलिटी उसकी है उस लाइबिलिटी का वो पालन करेगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, वो अपनी लाइबिलिटी को निभाएगा जो उसकी लाइबिलिटी है। तो ये सेक्शन 126 की बात होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपकी जो पार्टीज होती हैं वो 3 पार्टीज होती हैं। पहला आपका होता है आपका श्योरिटी, सेकंड पार्टी होती है प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड पार्टी होती है आपकी क्रेडिटर। सो ये तीनों पार्टी कौन है और हम इसको कैसे समझेंगे, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि श्योरिटी वो होती है जो किसी थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिलाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने वो काम, वो परफॉर्मेंस नहीं किया या अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया, तो मैं उस व्यक्ति की तरफ से, उस पर्सन की तरफ से आपके लिए परफॉर्म करूँगा और उस लायबिलिटी को मैं निभाऊँगा। ओके, तो जो श्योरिटी, जो विश्वास दे रहा है उसे कहेंगे हम श्योरिटी। जिसके लिए दे रहा है वो कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर, और जिसको दे रहा है ऐसी विश्वास वो होती है आपकी क्रेडिटर। जैसे कि ए, बी और सी, ए बी सी 3 पार्ट कर लेते हैं। ए व्यक्ति है, ए श्योरिटी है, बी प्रिंसिपल डेटर है और सी आपका क्रेडिटर है। तो ए जो है वो सी को विश्वास दिलाता है कि अगर बी ने परफॉर्मेंस नहीं किया या बी ने अपनी लायबिलिटी का निर्वहन नहीं किया, अपनी लायबिलिटी को नहीं निभाया, तो मैं उसके परफॉर्मेंस के लिए भी और उसकी लायबिलिटी के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ और मैं वैसा परफॉर्मेंस और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करूँगा। तो ये सेक्शन 126 की बात हो गई आपकी। ओके, तो इसमें आपका ये बताया गया है कि पार्टीज़ कौन कौन होती हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। नाउ 127 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 127 की बात अगर हम करते हैं तो बोलता है कि ऐसा श्योरिटी जो ऐसी जिम्मेदारी उठा रहा है प्रिंसिपल डेटर की, तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन उसे मिल रहा है, उसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, उसे बदले में क्या मिल रहा है, क्योंकि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है प्रिंसिपल डेटर की। तो जो भी श्योरिटी के कहने पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के लिए करता है वही एक सफिशिएंट श्योरिटी हो जाती है आपकी, सफिशिएंट कंसिडरेशन हो जाता है आपका श्योरिटी के लिए। मतलब उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के लिए कर दिया है श्योरिटी के कहने पे, वो ही श्योरिटी के लिए एक प्रॉपर कंसिडरेशन, सफिशिएंट कंसिडरेशन हो जाता है। तो ये मेरा सेक्शन 127 बोल रहा है। अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी लायबिलिटी उसने ली है श्योरिटी ने, तो उसकी लायबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंट है और कहाँ तक सीमित है। तो ऐसी लायबिलिटी लेने के बाद श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव हो जाती है, मतलब बहुत विस्तृत हो जाती है, काफ़ी फैल जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझा सकूँ अगर मैं, तो जैसे कि सपोज़ करिए कि आप ए श्योरिटी है, बी प्रिंसिपल डेटर है और सी क्रेडिटर है। ओके, अगर बी ने सी से 1 लाख रुपीज़ लिया है, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से 1 लाख रुपीज़ लिया है। ओके, और वो उस लायबिलिटी को, मतलब लायबिलिटी ऑफ पेमेंट को करने में वो फेल हो जाता है, तो इस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ तो देना ही देना है, साथ में जो भी इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं उस 1 लाख रुपीज़ पे, 1 लाख रुपए पे, वो भी आपका श्योरिटी देगा प्रिंसिपल क्रेडिटर को। ये है इसकी को एक्सटेंसिव लायबिलिटी। तो हो सकता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये मेरी आपका क्या कहते हैं कि
एक लाइबिलिटी है, तो को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी की बात हम यहाँ पे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 129 की। तो यहाँ से बात होती है कंटिन्यूइंग गारंटी की। तो कंटिन्यूइंग गारंटी मेरी वो गारंटी होती है जो कि केवल एक एक्ट पे बाउंड नहीं होती, कई सारे एक्ट्स पे जो मिलकर एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं वहाँ तक जाती है। मतलब ये किसी एक एक्ट पे ही फिनिश नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलती है कई सारे एक्ट्स पे। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ तो मैं एक ओनर हूँ, मैंने एक एजेंट को हायर किया है, उसे हायर किया है और मैंने बोला है कि तुम मेरे किराएदार, जिसको मैंने सी से यहाँ पे डिनोट किया है। मैं ओनर हूँ, डी एजेंट है और सी टेनेंट है, किराएदार है। तो मैंने जो है आपके बी को हायर किया है। ओके, और मैंने बी को हायर किया है और मैंने बी को हायर किया है और बी को सी से रेंट वसूलना है। बी को सी से यहाँ पे रेंट को वसूलना है, कलेक्ट करना है और मुझको देना है। ओके, तो अगर यहाँ पे बी ने यहाँ पे अगर बी ने ये मुझसे बोला है कि मैं 5000 तक तो आपको हर महीने रेंट दूंगा ही दूंगा, तो ये जो 5000 तक रेंट दूंगा ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई और ये कंटिन्यू चलती रहेगी हर महीने। ओके, ये बंद नहीं होगी कि उसने एक बार मुझे 5000 रुपीज़ दे दी तो फिर ये गारंटी यहीं पे स्टॉप हो गई। नो, इट नेवर स्टॉप, इट कंटिन्यूज टिल द ट्रांजेक्शंस। ओके, बाय मंथ ये कंटिन्यू रहेगी। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यू गारंटी। अब इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कब करा जा सकता है? ओके, रिवोकेशन कब हो सकता है, वापस कब लिया जा सकता है? तो ये सेक्शन 130 में बात करते हैं। तो इसको रिवोक किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हम नोटिस देकर, हम नोटिस देकर, श्योरिटी नोटिस देगा किसको? क्रेडिटर को, कि अब मैं इस व्यक्ति की जिम्मेदारी आगे नहीं उठा सकता और मैं अपनी जो अथॉरिटी, जो भी मेरी गारंटी मैंने ली थी, मैं उसे वापस लेता हूँ। ओके, किसी भी समय फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए बाय सर्विंग ऑफ नोटिस सर्व करना यहाँ कंपलसरी है। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 130। अब इन केस ऑफ अगर डेथ हो जाती है तो 131 कवर होता है। अगर डेथ हो गई आपकी श्योरिटी की, उस केस में क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो वो अथॉरिटी वहीं पे रिवोक हो जाएगी, क्योंकि जिसने श्योरिटी दी थी उसकी ही डेथ हो गई है। तो अब आगे कोई बात ही पॉसिबल नहीं है कि कौन रिकवरी करेगा, कौन परफॉर्मेंस कराएगा और कौन लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कराएगा। तो ये यहाँ पे है। ओके, अब सेक्शन 133, 134 एंड 135 ये आपका जो बात करते हैं आपकी किस किस केस में मेरी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज होता है। आपको देखिए किसी चीज़ को याद नहीं करना है। 133, 134, 135, ओके, 139 ये सब आपकी बात करते हैं कि डिस्चार्ज श्योरिटी किस किस कंडीशन में होगा। ओके, तो 133 में बात करते हैं कि जब भी कोई प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वेरिएंस ले आते हैं, कुछ चेंजेस ले आते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, अगर ऐसा काम करते हैं तो श्योरिटी की सहमति तो यहाँ पे ली नहीं गई है। श्योरिटी केवल उतने ही के जिम्मेदार था जितने की कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑलरेडी। अगर आपने उसमें कुछ वेरिएंस ले आया है, कुछ अलग कर लिया है और श्योरिटी की सहमति नहीं ली है, तो उस केस में श्योरिटी वहाँ से अलग हो जाएगा, श्योरिटी वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सेक्शन 133 बोलता है। 134 में क्या बोलता है कि अगर आपका जो क्रेडिटर है, ओके, क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर ने ये प्रॉमिस कर दिया है, ओके, कि मैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट कोई सूट नहीं लाऊंगा, या मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, या इसको मैं और टाइम दूंगा, ये मेरा पेमेंट कर दे, और ये विश्वास दिला देता है श्योरिटी को। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लेता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ऐसा हो जाता है अगर, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 133, 134, ओके। अब सेक्शन 135 में क्या बोलता है कि अगर क्रेडिटर ने बाय एक्ट या ओमिशन कुछ ऐसा कर दिया है जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए हैं कि आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ओके, बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर टाइम देने का, कि मैं श्योरिटी को इतना टाइम और दे देता हूँ, अगर ऐसा हो गया है तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये 133, 134, 135 मेरी जो बात करता है वो बात करता है श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा। अब 136 की बात करते हैं, श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा। 135 में मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है किसने? क्रेडिटर ने और
प्रिंसिपल डेटर ने कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम देगा और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हुआ। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर किसी थर्ड व्यक्ति से कर लेता है, प्रिंसिपल डेटर से नहीं करता है, तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये मेरा 136 बोलता है। ओके, तो अब 137 मेरा क्या बोलता है? 137 क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा केवल फोरबेरेंस, केवल धैर्य रखना, मतलब अगर आपका प्रिंसिपल क्रेडिटर ये बोलता है कि मैंने धैर्य रखा हुआ है, मैं कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करूँगा, आप भरोसा करो। मतलब क्रेडिटर से ये बोलता है कि मैं इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा। मात्र फोरबियरेंस एक ग्राउंड नहीं है जिसके वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। नो, केवल फोरबियरेंस नहीं है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे कि वो क्रेडिटर अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो ये 137 हो गया। ओके, अब 139 में क्या है आपका? 139 में 130 डिस्कस करूँगा अभी आपसे। 139 में क्या है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन कर देता है, अगर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन कर देता है आपका क्रेडिटर, या कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे कि श्योरिटी की, जो श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी देता किसको? क्रेडिटर को, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट करता, कोई गलती करता या परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज़ कर देता या लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने से रिफ्यूज़ कर देता, और उस केस में जो श्योरिटी करता प्रिंसिपल डेटर के लिए, लेकिन अब ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन कर दिया है क्रेडिटर ने कि उस केस में अब उसकी जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए। किसके? श्योरिटी के। मतलब श्योरिटी के राइट्स को ख़त्म कर दिया यहाँ पे क्रेडिटर ने कुछ ऐसा एक्ट या ओमिशन करके। तो यहाँ पे आपका जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि बिना पूछे श्योरिटी के उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ दिए हैं, कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जिससे कि अब वो जो है वो अब क्या कहते हैं, वो उसकी एवेंचुअल रेमेडी पे फ़र्क पड़ गया है। जो रेमेडी वो दे पाता अब वो नहीं दे पाएगा। किसको? क्रेडिटर को। तो यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब अगर 140 में मेरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस या लाइबिलिटी जो कि अराइज हुई थी, जो कि परफॉर्म करनी थी प्रिंसिपल डेटर को, लेकिन वो नहीं कर पाया, उसने डिफ़ॉल्ट कर गया, और फिर उसकी जगह पे ये सारे काम किसने किए हैं? क्रेडिटर ने किए हैं, सॉरी श्योरिटी ने किए हैं। तो श्योरिटी के पास वो सारे अधिकार आ जाएंगे जो कि एक क्रेडिटर के पास होते हैं। ओके, जैसे ही वो सारे परफॉर्म कर देगा फंक्शन, सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देगा, तो वो सारे अधिकार जो क्रेडिटर के पास थे अब वो आपके श्योरिटी के पास चले जाएंगे। ओके, तो ये डिस्कस मैंने आपके साथ किया है सेक्शन 124 से सेक्शन 140 तक, और इसमें एक सेक्शंस मैंने आपको अभी छोड़ा है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा आपके साथ। तो टिल देन थैंक यू, एंड बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।